आज हम हिंदी विषय में प्रयोजनमूलक हिंदी विविध आयाम इस पुस्तक से चौथा प्रकरण या पाठ कार्यालयीन हिंदी राजभाषा के प्रमुख कार्य प्रारूपण, संक्षेपण, टिप्पण, प्रतिवेदन। गए 4 भागों से हम यह पाठ पढ़ रहे हैं। इसमें हमने प्रारूपण, संक्षेपण, टिप्पण, प्रतिवेदन यह 4 भाग देखे जो सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले भाग में हमने प्रतिवेदन में उसकी विशेषताएं और विशेषताओं में उसके प्रमुख अंग देखे। उसमें उसके जो 9 अंग थे वो हमने देखे। आज हम प्रतिवेदन प्रविधि एवं प्रक्रिया देखेंगे। प्रतिवेदन नित्य क्रियाकलाप का अंग न होकर एक विशिष्ट कार्य है। अंततः इसी आधार पर उसकी प्रविधि एवं प्रक्रिया निश्चित होती है। प्रतिवेदन की रूपरेखा निम्नानुसार होती है। 1. प्रतिवेदन प्रकरण का औचित्य एवं उसकी अनुरूपता। किसी प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की स्थिति तभी आएगी जब उसके लिए कोई उचित कारण, प्रकरण या मामला अथवा प्रसंग होगा। उस प्रकरण या प्रसंग से संबंधित अध्ययन या जांच की आवश्यकता भी है या नहीं है। है तो क्यों है? उस अध्ययन या जांच का क्या उपयोग होगा? इन सब बातों का औचित्य देखकर ही किसी व्यक्ति, आयोग, मंडल, समिति या दल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। अंततः प्रतिवेदन प्रक्रिया में प्रथम सोपान है उसके अनुरूप किसी कारण, आधार या स्थिति का होना। उदाहरणतः एक विद्यालय में अध्यापकों और अभिभावकों में किसी विषय पर विवाद है। शिक्षा विभाग विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं उस क्षेत्र के किसी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति या शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को उस विवाद का कारण, स्वरूप एवं समाधान सुझाने का दायित्व सौंपना चाहते हैं। इसके लिए विभाग को पहले यह देखना होगा कि क्या विवाद इतना गंभीर है या उसके परिणाम इतने चिंताजनक हो सकते हैं कि शिक्षा क्षेत्र की प्रतिष्ठा पर आंच आने की आशंका है। तब तो अध्ययन या जांच का सही कारण है। किंतु बातें यदि किसी एक अध्यापक या अभिभावक की निजी सीमा तक सीमित है, तब उसके विशिष्ट अध्ययन का कोई औचित्य नहीं माना जाना चाहिए और प्रतिवेदन की प्रस्तुति की प्रशस्ति हो जाएगी। हाँ, यदि दोनों में से कोई एक मामले की शिकायत संबंध विभाग या अधिकारी को लिखित रूप से कर देते हैं, तब वह जांच का मामला बन जाता है। अध्ययनकर्ता समिति, आयोग आदि का गठन। प्रतिवेदन प्रकरण के वास्तविक आधार का औचित्य सिद्ध हो जाने के बाद दूसरा चरण उस विवाद, स्थिति या घटना का नीति विशेष आदि के संबंध में अधिक ज्ञातव्य बातें जानना, उसके विभिन्न पक्षों का विविधता विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति या उनका नामांकन होता है। इसके लिए कभी एक ही व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में प्रतिवेद्य प्रकरण की पारंपरिक जांच करने के लिए कहा जाता है। कभी आयोग की स्थापना की आवश्यकता पड़ती है तो कभी एक का एकाधिक व्यक्तियों पर आधारित समिति आदि का गठन किया जाता है। तीसरा है सार्वजनिक सूचना। प्रतिवेद्य मतलब जांच करने की, प्रतिवेदन करने की योग्यता, प्रकरण और उसके अध्ययन, परीक्षण हेतु या एकाधिक व्यक्तियों की समिति आदि के गठन के उपरांत प्रतिवेदन वस्तु स्थिति की वास्तविकता, सत्यता, निर्णयात्मकता और सर्वविधि संपूर्णता के लिए आवश्यक होती है। उसकी सूचना सभी संबद्ध क्षेत्रों, वर्गों में प्रसारित की जाए। उदाहरण, किसी दुर्घटना, राजनीतिक अथवा प्रशासकीय घोटाले, भाषा विवाद, रचना विवाद, दंगे आदि की जांच अथवा उसके अध्ययन के लिए कार्यवाही शुरू करने से पहले न केवल समिति आदि का गठन करने वाली अधिकृत समक्ष संस्था द्वारा उसकी सार्वजनिक सूचना दी जानी चाहिए, अपितु
गठित आयोग, समिति आदि के संयोजक, सचिव, अध्यक्ष या जो भी उसका उत्तरदायित्व हो उसके द्वारा अध्ययन, जांच या अध्ययन करने योग्य अथवा प्रतिवेद्य प्रकरण से संबंधित सभी पक्षों के लिए सार्वजनिक सूचना प्रसारित करनी चाहिए कि अध्ययन तथा जांच की क्या विधि होगी। अर्थात संबंधित या इच्छुक पक्षों के व्यक्ति लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें और ये जो पक्ष है वो जो पक्ष है डाक द्वारा प्रेषित करें या अमुक स्थान पर अमुक समय तक उपस्थित होकर मौखिक रूप से साक्षी समित क्षेत्र में प्रतिवेद्य मामले की सूचना भी उस क्षेत्र विशेष तक सीमित रहेगी। यथा किसी निजी संस्था या संस्थान में कार्यालय का विभाग, प्रभाग, अनुभाग में किसी प्रकरण, आरोप, स्थिति अथवा सौंपे गए कार्य से संबंधित प्रतिवेदन तैयार करने वाला या करने वाले व्यक्ति उसी की सूचना केवल उस कार्यालय, विभाग, प्रभाग, अनुभाग विशेष में प्रसारित करेंगे। कहीं सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता भी नहीं होती है, जैसे कि पिछले विद्यालय के किसी अभिभावक के विवाद का उदाहरण कीजिए। उस विवाद के कारण, स्वरूप, परिणाम, समाधान आदि के विषय में जांच या अध्ययन करने वाला मनोनीत या नियुक्त व्यक्ति चाहे तो इच्छानुसार किसी से मिलकर या बुलाकर छानबीन कर सकता है या आवश्यक समझे तो विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत पत्र लिखकर या विज्ञप्ति जारी करके वस्तुनिष्ठ से अवगत करा सकता है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक सूचना के प्रसारण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कई बार गोपनीय रूप से किसी को किसी विषय के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। 4. तथ्य संकलन। प्रतिवेदन की प्रस्तुति से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया तब संकलन की है। यह कार्य सार्वजनिक सुनवाई द्वारा भी हो सकता है। 5. साक्षी संग्रह। तथ्यों के संकलन के उपरांत जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार उन तथ्यों की परिणामता या प्रामाणिकता की परीक्षा करने के लिए साक्ष्यां भी ली जाती है। उदाहरण, छात्रों और अधिकारियों के संघर्ष के कारण परिणामता और जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने के लिए जांच या अध्ययन करने समय किसी भवन के टूटे हुए शीशे अथवा जले हुए पदार्थ, खंड विशेष के अवशेष मिलने की स्थिति में इस बात की पुष्टि कर लेना आवश्यक होगा कि टूटे या जले हुए खंड संघर्ष, झगड़े से पूर्व या पश्चात तो नहीं है। यह कार्य साक्षियों द्वारा ही संभव होता है। इसी प्रकार किसी के विरुद्ध आरोप या शिकायत की जांच के लिए संबद्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर लेना, उसके पश्चात उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व को सत्यता का परीक्षण भी साक्षियों का द्वारा भी संभव होता है। उसका 6 है अभिलेखन और आलेखन। उपयुक्त प्रक्रिया की पूर्ति के उपरांत प्रतिवेदन को शेष प्रविधि या प्रक्रिया की पूर्ति का दायित्व केवल अध्ययनकर्ता या जांचकर्ता व्यक्ति या व्यक्तियों पर रहता है। प्राप्त तथ्यों, साक्ष्यों को तो साथ साथ अभिलेखबद्ध किया जाता है। तदुपरांत समस्त प्राप्त साक्ष्य, ज्ञात उपलब्धि सामग्री के आधार पर विवरणिका तैयार करना नियुक्त व्यक्तियों का कार्य है। इसके लिए जैसे कि पीछे कहा जा चुका है, प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता के लिए निर्क्षीर विवेक, निर्णयात्मकता, सुस्पष्टता, संक्षिप्तता, एकसूत्रता आदि तत्वों का निर्वाह उपयुक्त है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवेदन में किसी को संबोधन, अभिवादन आदि नहीं होगा, न ही स्वनिर्देशक जैसी कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है। तटस्थ रूप में ही इसका लेखन किया जाता है। प्रतिवेदन प्रकार एवं उपयोगिता। पहले चर्चा की गई है कि प्रतिवेदन के विषय में असंख्य हो सकते हैं। प्रतिवेदन किसी व्यक्ति, समिति, किसी आयोग द्वारा भी लिखे जा सकते हैं। इस दृष्टि से यदि विभाग करें तो प्रतिवेदन 2 प्रकार के माने जाते हैं। अभी उसके 2 प्रकार कौन कौन से हैं? व्यक्ति या विशेषज्ञ ज्ञान तैयार करने के लिए किया गया प्रतिवेदन, और दूसरा
समितियों या उपसमितियों द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन। एक तो व्यक्तिगत होता होगा या समिति या उपसमितियों द्वारा किया भी जा सकता है। उससे पहले हम व्यक्तिगत या विशेषज्ञ ज्ञान तैयार करने वाला जो प्रतिवेदन है वो देखेंगे। व्यक्ति या विशेषज्ञ द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन अधिकांशतः पत्र रूप में देखने के लिए मिलते हैं। इनके प्रथम पुरुष का यह कहे तो निर्विवादित उपयोग किया जाता है। ऐसे प्रतिवेदन में सम्मिलित की जाने वाली बातों को क्रमानुसार रखा जाता है। ऐसा करने में प्रतिवेदन व्यवस्थित, सुसंगठित तथा प्रभावी बन जाता है। विषय की पृष्ठभूमि तथा घटना या प्रकरण संबंधी समग्र परिस्थितियों पर सूक्ष्मता और गहराइयों से विचार कर लेना भी ऐसे प्रतिवेदनों के लिए अपेक्षित होता है। इसी जांच पड़ताल के आधार पर भविष्य का निर्देश किया जा सकता है। इसी में घटना के विगत एवं वर्तमान को देखते समझते हुए भी सभी भावों संभावों पर विचार किया जाता है। ये एक व्यक्तिगत प्रतिवेदन है। दूसरा, समिति या उपसमितियों का प्रतिवेदन में कई बार देखने को मिलता है कि विषय विस्तार, उसकी गंभीरता एवं व्यापकता के परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग मिलजुल कर जब विचार और अन्वेषण करते हुए रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसे समिति, उपसमिति जैसे के नाम दिए जाते हैं। उसके द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन कहा जाता है। ऐसे प्रतिवेदनों की महत्ता इसीलिए बढ़ती है क्योंकि उसमें एकाधिक या बहुत से सुविचारिता मतों से अभिव्यक्त होते हैं। क्योंकि उसमें एक मत नहीं होता तो बहुत सारे लोगों का मत होता है। उनमें सदैव म्हणजे अनुभव से एक स्पष्ट निष्कर्ष तथा दिशा उभरकर सामने आती है। औपचारिक भाषा तथा निर्वैयक्तिकता शैली में दिए गए ऐसे प्रतिवेदन पक्षपात ही सभी संभावनाओं को भी धो देते हैं। इन प्रतिवेदनों का दायित्व सीमित अध्यक्ष, सचिव तथा सभी सदस्य अपने हस्ताक्षर कर उसके ऊपर लेते हैं। इस प्रकार के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट दिया जाता है कि सर्वेक्षण या अन्वेषण का उद्देश्य क्या है। सर्वेक्षण या अन्वेषण से समिति ने क्या पाया, कितने और किससे साक्ष्यों, तथ्यों या प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंच सके। इन सभी विचारों, तर्कों, चर्चाओं, विवरणों तथा पक्ष विपक्ष के मतों का सार देते हुए समिति अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। यह निष्कर्ष एक सिफारिशी के रूप में सामने आता है और इसी को प्रतिवेदन कहते हैं। किसी बार समिति में सदस्य तटस्थ रहकर गंभीर अध्यक्ष या गहन गंभीर अध्ययन तथा अन्वेषण करते हुए अपनी सामान्य जानकारी का प्रयोग करते हैं और इसी आधार पर प्रतिवेदन को एक समुचित बिंदु पर ले आते हैं। अंततः हमें यह देखने को मिलता है कि प्रतिवेदन सामान्यतः इन दो रूपों में देखा जाता है। एक अन्य विभाजन के आधार पर हम प्रतिवेदन को औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रतिवेदन की श्रेणी में भी बांट सकते हैं। इसी आधार पर हमें प्रतिवेदन को अर्थात व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन को अनौपचारिक, समिति द्वारा तैयार प्रतिवेदनों को औपचारिक प्रतिवेदन कहा जा सकता। उसकी उपयोगिता भी बताई है कि वर्तमान युग में प्रतिवेदन लेखन एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में उभरा है। प्रतिवेदन विभिन्न ज्ञात अज्ञात तथ्यों की जांच, सर्वेक्षण, अन्वेषण, साक्षात्कार तथा विश्लेषण आदि में जो निष्कर्ष लगता है उन्हें जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया है। अंततः जब भी कोई विषय, मामला, मुद्दा, व्यक्ति या संख्या आदि जनहित विरोधी जान पड़ते हैं तो उस विवादास्पद विषय की छानबीन करते समय संबद्ध अधिकारियों का कर्तव्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में ही प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है। अंततः सरकारी, अधिक सरकारी या अर्ध सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय एवं संस्थाओं में छोटी बड़ी अनियमितताओं, गड़बड़ियों और विवादों की जांच तथा उनकी रिपोर्ट आदि की आवश्यकता बन ही रहती है। आज के औद्योगिक एवं प्रतिस्पर्धी के युग में तो यो भी प्रतिवेदन का अपना विशिष्ट स्थान है। यही हमारी प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली का सूचक भी है। इस तरह से आज हमने प्रतिवेदन
प्रतिवेदन की प्रक्रिया एवं प्रतिविधियां देखी, उसकी उपयोगिता भी हमने देखी है। तो आज जो हम चौथा पाठ गए 5 से 6 विभागों में पढ़ चुके हैं, कार्यालयीन हिंदी राजभाषा के प्रमुख कार्य में प्रारूपण, उसके कार्य, उसकी विशेषताएं, उसके अंग देखे, संक्षेपण, उसके कार्य, उसकी विशेषताएं और उसके प्रमुख अंग देखे, टिप्पण, उसकी व्याख्या और उसका कार्य देखा, प्रतिवेदन, उसकी विशेषताएं, उसका कार्य देखा। इस पाठ में हमने 5 से 6 भागों से आज ये अब हम ये पाठ पढ़ते आ रहे हैं। आज ये पाठ समाप्त हुआ है। आपको कार्यालयीन हिंदी राजभाषा के प्रमुख कार्य यह पाठ घर में अच्छी तरह से 1-2 बार पढ़ना है और उसकी विशेषताएं समझ लेनी है। आशा करती हूँ जो भी पाठ मैंने आपको पढ़ के दिखाया है, समझाया है, वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।